कि भूगोल जो हमारा, वहीं से सारा सब्जेक्ट का जन्म हुआ है। सोचिए कि ये पृथ्वी नहीं रहता तो क्या हम यहाँ बैठ के सब्जेक्ट पढ़ रहे होते कोई भी। अब पृथ्वी बना भूगोल के माध्यम से। अब पृथ्वी ही नहीं बना होता तो कोई सब्जेक्ट नहीं बनता। यदि आपको कोई मैथ वाला विद्यार्थी मिल जाए, आप पूछे से आपका सब्जेक्ट कौन है, तो बोले कि मैथ है हमारा, तो और वो पूछ दे आपसे से आपका सब्जेक्ट कौन है, तो बोलना कि आपकी जो सब्जेक्ट है ना उसकी मम्मी है। उसकी जननी को पढ़ रहे हैं हम, हमसे टक्कर ना लो ज्योग्राफी के। देखो हमारे बोर्ड में एग्जाम पैटर्न है कैसा, तो ये आपको ना केवल 70 नंबर का पढ़ने के हिसाब से है, मतलब थ्योरी के हिसाब से है कि 70 नंबर के लिए ही पढ़ना है। बाकी 30 नंबर ना आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं। जो कि आप अपने कॉलेज वाले या फिर स्कूल वाले से बार्गेनिंग करते हैं कि हमको 30 में 30 दे दीजिए, अब उसके लिए जैसे भी करिए ये निकाल लीजिएगा। यदि आपको लास्ट में मौका मिले ना कि हाँ कुछ कह रहे हैं कि हाँ वो दे दो, 30 में 30 दे देंगे, दे दीजिएगा, निकाल लीजिएगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। वहां से यदि नंबर 30 में 30 मिल गए तो यहाँ वाले ना हमारे बस में है, पढ़ने के बस में है। और जो पढ़ने वाले पे हमसे पढ़ रहे हैं और साथ में थोड़ा ध्यान देंगे, इस पे कब्जा हो जाएगा हमारा। लेकिन इस पे कब्जा वो स्कूल वालों का है, ठीक, तो वो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। इसमें आपको ना 70 नंबर है तो इसमें 35 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं और 35 नंबर के ही सब्जेक्टिव बन जाते हैं। अब आपके बोर्ड का पैटर्न है कि 100 में से 50, मतलब 50% ही पूछते हैं। तो यदि 50% पूछते हैं तो 70 ऑब्जेक्टिव आपको देते हैं, 70 क्वेश्चन देते हैं, इसमें से बोलता है कि आप 35 सही कर दो। 70 में से 35 सिर्फ सही करना है। अच्छा ये बहुत आसान है, 70 दे रहे हैं आपको, उसमें से केवल 35 आपको जानने हो, मतलब आपको आता हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 70 का 70 आपको जानना है। पहले ऐसा होता था कि जितने ऑब्जेक्टिव है उतना आपको जानना होना चाहिए, उसमें एक भी नहीं चलेगा। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है कि 70 में 35 ही ठीक करना है, तब तो आसान हो गया। 35 क्या, 40, 45, 50 इतना जान रहे होंगे, उसमें से जो 35 सबसे कंफर्म होंगे कि हाँ ये चीज हमको आता है, एकदम से याद है, वो 35 लगा देंगे, हमारा ये ठीक हो जाएगा। अच्छा बोर्ड में मार्क्स कैसे मिलता है, यदि ऑब्जेक्टिव आपके 35 में 35 सही हो गए तो इस वाले में ना आपका नंबर नहीं कटेगा, नहीं के बराबर कटेगा। 1 नंबर 2 नंबर कट जाए, उससे ज्यादा नहीं कटेगा आपका। लेकिन इसमें आपके नंबर कम हो गए ना, कोई भी आप मेरे जैसे यहाँ हम पढ़ाते हैं, कंपटीशन वालों को भी पढ़ाते हैं, उनके कॉपी हम चेक करते हैं, 10 बच्चे भी हैं, हमको मिल गया कॉपी चेक करने के लिए, तो 1-2 को ठीक से देखते हैं, उसके बाद ऐसे उड़ाते चले जाते हैं। सिर्फ यही पैटर्न होता है कि यदि ऑब्जेक्टिव आपके सही है तो टीचर को जिसको मिला वो सब्जेक्टिव नहीं चेक करता है। ऑब्जेक्टिव 35 में 35 निकाल दिया तो मान के चलता है कि बच्चा को तो आता ही है, तभी तो 35 का 35 ऑब्जेक्टिव कर दिया, 35 में 30 कर दिया, 32 कर दिया। अब 35 में 35 कर दिया तो सब उसको आता ही है, नॉलेज तो है ही, लिखा होगा सही लिखा होगा, फिर आपके लिखे के हिसाब से मार्क्स बिठा देता है। और फिर सुंदर सुंदर कैसे लिखते हैं, बोर्ड में मार्क्स कैसे लाते हैं लिखने में, ये भी हम आपको बताएंगे। हमारी राइटिंग एकदम से खत्म है, राइटिंग हमारे देख लेंगे, हमारी राइटिंग 4 दिन के बाद हमें नहीं पढ़ा रहा होता है कि हम लिखे क्या है। फिर भी जितने बोर्ड में है, चाहे कोई भी एग्जाम है फाइनल का, उसमें हमारे मार्क्स बहुत अच्छे रहे, तो उस राइटिंग से हम लेना ही देना नहीं आती। आप आती में देखो मैट्रिक में ना एक सब्जेक्ट होता है संस्कृत, आप लोग में अभी भी तो है संस्कृत। संस्कृत में राइटिंग का बाकी सब्जेक्ट में नहीं फर्क पड़े, लेकिन संस्कृत में तो फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां अनुस्वार विसर्ग हलंत सबको ध्यान रखना होता है। फिर भी हमारे इतना राइटिंग खराब होने के बावजूद हमारे 91 बन गए थे। ये 2015 की बात कर रहे हैं, उस समय आपके जैसा 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव नहीं था, हमारे पास 20 थे, 20 में से 20 करना है, बाकी सब जैसे करना है वैसे करना है, ठीक। लेकिन ये राइटिंग का फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता, मतलब पड़ेगा भी तो 1-2 नंबर का फर्क पड़ेगा। वो लिखना कैसे है वो भी हम आपको बता देंगे कि हम मतलब ऐसे मार्क्स कैसे लाया जाता है। कोई सवाल आपको आ ही नहीं रहा है बोर्ड में, यदि नहीं आ रहा है फिर भी क्या लिख देंगे कि मतलब बेड़ा पार हो जाएगा, अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, वो भी हम कर लेंगे बाद में, ठीक। तो ये 35 नंबर। इसके क्या है कि 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपको 20 में से जवाब देना होता है। 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें से 10 आपको लिख देना है 2-2 नंबर का। फिर आपको पूछता है 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर के, 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर के पूछते हैं, और ये आपको देना होता है 6 में से जवाब। 6 में से 3, 20 में से 10, ये 3 5-5 नंबर के, ये 10 2-2 नंबर के, ठीक। ये हमारा पैटर्न होता है। 2-2 नंबर में
4 से 5 लाइन लिखना होता है, और जो 5 नंबर वाले सवाल है उसमें आप आधा पेज लिख देते हैं या आधा पेज से ज्यादा लिख देते हैं, जो मन में आ रहा है वो लिख देते हैं, आपको मार्क्स मिल जाता है। जो मन में आ रहा है वो नहीं, जैसे अभी अभी पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं और साथ साथ में क्लास सुन रहे हैं, तो कुछ तो दिमाग में बैठता होगा, और कुछ तो दिमाग में जब बैठता होगा तो एग्जाम में या फिर सब्जेक्टिव लिखते टाइम आपको याद आएगा कि हाँ मास्टर तो ये बोला था, इसमें लिख देते हैं, वही भी लिख दीजिएगा, फिर हो जाता है, अच्छा मार्क्स मिल जाता है। अब ये हमारा एग्जाम पैटर्न है। फिर इसके लिए सिलेबस भी है कि हमको ये दो बुक पढ़ना होगा, ये 2 बुक पढ़ना होगा, फिर इसमें से आपको उतने मार्क्स आएंगे। सिर्फ एग्जाम पैटर्न देख लेने से आपके नंबर नहीं आ जाएंगे। हम ये कहते हैं कि 70 में 35 तो आपके कंफर्म आ जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपके आ गए। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना क्या पड़ेगा वो देखते हैं आपको। ये बुक ना खरीद ही लेना आप, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अच्छा है आपको, थोड़ा सा इसमें ना कॉन्सेप्ट मतलब शब्द थोड़ा सा मुश्किल है, पर यहाँ पढ़ लेंगे, वापस घर पे जाकर पढ़ना होगा तो फिर आसान हो जाएगा आपके लिए। एक बार पढ़ लेना, हाँ, नहीं तो कम से कम किताब रहेगा ना रूम में तो लोग कहेगा कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट है इसके पास, नहीं तो वो वाले में गिने जाओगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, तो सोचने नहीं लगता है। बिहार टॉपर पहले होता था, जो इंटरव्यू अब भी प्रोसेस हो गया है कि जो लोग टॉपर कर रहे हैं वो लोग को 10 दिन पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है पटना बोर्ड में, और तब पूछे जाते हैं, यदि ठीक हो गया तब जाके मार्क्स रिलीज किया जाता है। पहले होता था कि रिजल्ट आ गया तो बताइए। राजनीति विज्ञान में क्या किया जाता है, तो खाना बनाने का सिखाया जाता है। अब इसका मीनिंग क्या है, कुछ आ ही नहीं रहा है। वैसे वाले लोग टॉप कर रहे थे, ठीक है, तो वैसे वाले विद्यार्थी में आप भी गणना हो जाएंगे कि आपके पास बुक भी नहीं है, कहाँ पढ़ते हो, ठीक, कम से कम बुक होना चाहिए, दिखाने के लिए ही सही, लेकिन बुक होना चाहिए, ठीक। कभी कभी मन करे तो पलट के पढ़ लेना, नहीं मन करे छोड़ दीजिएगा, लेकिन बुक होना चाहिए अपने पास। बताएंगे लास्ट में क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना पीछे बड़े, ये वाले जहाँ क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक, ये ना VVI क्वेश्चन जैसे होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग के लिए क्वेश्चन यहीं से जो इसका दिया हुआ है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से बन जाते हैं। इसलिए हमारे पास बुक भी होना चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, उसके ऑब्जेक्टिव से भी ये कह रहे हैं 70 जो हमारा ऑब्जेक्टिव आपने देखा 70 में से 30-35 ना यही मतलब पीछे इसके ऑब्जेक्टिव जो दिए हुए ना उससे बन जाते हैं, ठीक। वो हमारे पास होना चाहिए कि इसको तो कर ही ले, साथ में और भी अच्छा कर ले, ताकि इसमें से आपको सारा का सारा याद तो नहीं हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ हो ही जाएगा। याद कर लोगे सारा, लेकिन कुछ कुछ तो भूलेंगे आप वहां। उसके लिए बैकअप के लिए हमारे पास होना चाहिए और भी चीज जो आपको याद हो, वो हम कर लेंगे क्लास में। अब देखो चैप्टर्स के नाम है, अध्याय 1 में है मानव भूगोल। मानव भूगोल का क्या मतलब, इससे पहले 11th में क्या पढ़े थे, फिजिकल भौतिक भूगोल पढ़े ही नहीं थे, बहुत बढ़िया। अच्छा भूगोल पढ़े हुए थे, कौन सा आती था, क्या नाम था उस भूगोल का। इससे पहले ना भौतिक के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल के लेकर, ठीक, भौतिक भूगोल के सिद्धांत को लेकर पढ़ेंगे, ठीक। भौतिक भूगोल में होता है जो ईश्वर ने हमें दे दिया, जैसे ये भूमि दिया, पानी दिया, वायुमंडल दिया, जो भी ईश्वर हमको दिया वो भौतिक भूगोल में आता है। लेकिन अब पहले क्या होता था कि लोग भगवान को मानते थे कि जो भी कुछ दिया है भगवान दिया है, उससे डर के रहना बहुत जरूरी है। एक बार तड़का तड़क जाए तो लोग को लगता था भगवान कुपित हो गया है, अब जो है विनाश करके रहेगा, ठीक। समुद्र में यदि चलते वक्त लहरें बढ़ने लगती थी, मतलब समुद्र में आप चलेंगे ना बहुत सारा लहर आती है, अब लहर में यदि बहुत ज्यादा लहर होने लगा तो लोगों का होता था भगवान समुद्र देवता कुपित हो गए, अब जो है हम मारे जाएंगे, ठीक। अब सब लोग भगवान के अंडर में रह के काम करता था, मतलब उनको बहुत मानता था, उनके बिना कुछ नहीं, अनाज की पूजा हो रही। तब इंसान के पास टेक्नोलॉजी नहीं था, वो नहीं जानता था कि समुद्र जो है या नदी जो है उसके ऊपर हम ब्रिज बना सकते हैं और ये समुद्र देवता के कुपित होने का झंझटे खत्म हो जाएगा। गंगा नदी पे पुल बना दिए, लो बीच में हमको जाना ही नहीं पड़ेगा नाव से कि तुम कुपित हो, नहीं। बाद में जब हम ये सीख गए कि ये जो भौतिक चीजें हैं भगवान की चीजें हैं, उनको हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, तब हुआ कि ये है मानव भूगोल। अब भगवान नहीं मानव चलेगा, मानव का राज होगा, ठीक। गांव बसा दिया, शहर बसा दिया, भूमि था तो ऐसे मिट्टी था, भूमि है, ये भगवान का दिया हुआ है, ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, लेकिन हमने गांव बसा दिया, ये हमारा मानव भूगोल है।
जिसमें हम मानव के बारे में पढ़ेंगे। नदी था, नदी से हमने नहर खोल दी, ये हमारा मानव भूगोल के अंतर्गत। हमने ब्रिज बना दी, ये लो हम चल जाएंगे समुद्र के ऊपर से। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो वहां ऋग्वेद में एक जिक्र आता है कि कोई ऋषि मुनि है जो नदी से पार करना चाह रहा है, रथ लेकर गया है, और वो प्रार्थना करता है कि हे नदी थोड़ा सा जल स्तर नीचे कर लीजिए ताकि हम अपना रथ लेकर पार कर जाए। क्योंकि वो लोग सुपरमेसी है भगवान का, कि भगवान ही है जो सब कुछ कर रहे हैं, प्रकृति ही है जो सब कुछ कर रहा है, भौतिक भूगोल ही है जो सब कुछ है। लेकिन बाद में ये हुआ कि नहीं, भौतिक भूगोल सब कुछ नहीं। जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ तो भगवान को मानना छोड़ दिया, इंसान खुद को सेंटर में रख लिया। लेकिन हम इतना ज्यादा, ये फायदा हुआ, फायदा है ना कि गंगा के ऊपर यदि पुल बन गई, पटना गए हैं कभी? नहीं गए हैं, स्कूल से नहीं ले गया घुमाने के लिए। अच्छा, किसी नदी पे पुल देखे हैं? देखिए नदी पे, छोटा नदी पे पुल तो देखा ही होगा वो मान लो। तो जब हमारे पास ये हो गया कि नदी के ऊपर हम पुल बना सकते हैं, तो ये डरना हमारा खत्म हो गया। ये हमारा मानव भूगोल के अंतर्गत आने लगा। ठीक बात। अब यही चीज हम इस वाले बुक में पढ़ते हैं, पूरा का पूरा से हम मानव हैं और हम ही भगवान हैं। लेकिन हम किसी चीज का अति कर देंगे, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज कर देंगे तो खतरनाक हो जाएगा। इस साल बताओ ठंडी कितना पड़ा? बहुत ज्यादा पड़ा है। अरे बाप रे, कौन कहा तू कौन सी अति जगह पे रहती हो भाई? हमें तो लगा ही नहीं कि ठंडी साल पड़ा है। जितना टाइम ठंडा पड़ता है तो निकल गया, ठंडा आया ही नहीं। आदमी वेट करते रह गया कि एकदम हाथ कटवाए, पूरा क्या गया ऐसे। आदमी हीटर के आदमी आगे एकदम करके ताप रहा है, बाहर निकलने में डर लग रहा है कि हाँ कटवाया जाएगा। पानी छुड़ाया तो एकदम हाथ गल गया जैसा फीलिंग आ रहा है। वैसा फीलिंग 1 से 2 दिन आया होगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। इससे पहले ठंडी खूब रहता था। और ऐसा क्यों हुआ है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा, इतना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इतना ग्लोबल वार्मिंग, इतना प्रदूषण हो रहा है कि प्रदूषण होने से वायु जो हवा होता है वो गर्म होता है, और गर्म होने से वो जितना गर्मी है वो गर्मी बढ़ते चला जाएगा, और गर्मी बढ़ते चला जाएगा। इससे ये भी होगा, बहुत कुछ होगा। क्या होगा कि जो नदी आप देखते हैं, नदी का पानी आता कहाँ से? बताइए। बरसात से आता है, क्योंकि मतलब अब उतना पानी, अब ठीक है बरसात के मौसम में तो आपका पानी आ रहा है, लेकिन जब बरसात नहीं है तब क्या हो रहा है? वो ना पहाड़ों के ऊपर एक दुनिया है जहाँ रहते हैं हमारे भोले बाबा। वही पानी ऐसे गंगा उनकी जटा से निकलती है और फिर बहती है ऐसे करके। वैसा नहीं है कि पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ ऊपर होते हैं, और ऊपर रहेगा तो वो ठंडा ठंडा इलाका हो जाएगा, और वहां पे जो भी चीज हो जाएगा वो जम जाएगा। जो भी पानी जैसा चीज है वो जाकर वहां जम जाएगा। तो वो ग्लेशियर है पहाड़ों के ऊपर, और वहां से पानी पिघलती है, ग्लेशियर पिघलती है और नदी के रूप में बहती है। और बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ेगा तो ग्लेशियर बहुत ज्यादा पिघलेगा, और बहुत ज्यादा पिघलेगा तो नदी के आसपास के जितने क्षेत्र हैं वो डूब जाएंगे। कुछ टाइम बाद ये न्यूज आएगा कि गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र के लोग डूब रहे हैं, क्योंकि पानी का स्तर बहुत बढ़ रहा है। ये एक खतरनाक प्रभाव है हमारे ग्लोबल वार्मिंग करने से। आपके हेल्थ पे कितना प्रभाव पड़ रहा है? किसी भी चीज का अति आप कर देंगे तो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। शुरुआत में मजा आ रहा था कि वास्को डी गामा कैसे आया था यहाँ? समुद्र के मार्ग से। अब समुद्र के मार्ग से आने में खतरा था। खतरा ये कि समुद्र में कभी कभी तूफान आ जा रही है, आपका पोत, नाव, जहाज जो भी है डूब भी सकता है। वास्को डी गामा के साथ आया हुआ बहुत व्यक्ति डूब गया, ठीक, अब डूब भी सकती है। अब उसके लिए हमारे लोग टेक्नोलॉजी डेवलप की, और उसका क्या है कि 7 समंदर पार हवाई जहाज से। ये हमारा बहुत सुंदर थी आविष्कार है हवाई जहाज का, ठीक। इससे फायदा भी हुआ, लेकिन कुछ कुछ चीजों को अति करने से हमसे नुकसान भी हो रहे हैं। पेड़ इतने हम काट रहे हैं बिना अति को, पता है कि ऑक्सीजन उसी से मिल रहा है, लेकिन काटे जा रहे हैं। एक दिल्ली का थी जो एटमोस्फियर है प्रदूषित इतना हो गया है, वहां सर्वाइव करना मुश्किल है। बहुत ऐसा जगह है जहां पानी नहीं मिलता है, लोग ना कचरा में से पानी निकाल के पीता है। कैसा भी बालू वाला पानी मिल जाए, कहीं से खोद कर मिल रहा है ना, वैसा पानी पी लेता है। आप बड़े मतलब खुश नसीब टाइप हो कि आपको अभी ठीक सब कुछ मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद कर लेंगे। ऐसा हो सकता है कि एक टाइम उसकी स्थिति आपका भी हो जाए। इसके लिए हमको बचा कर चलना होगा, ठीक। ये मानव भूगोल है हमारे बारे में। हमारे से क्या पर्यावरण पे प्रभाव पड़ता है, ये पढ़ने की क्या जरूरत है? क्योंकि हम जानेंगे ही नहीं कि हमसे प्रभाव पर्यावरण पे पड़ रहा है, तब तक हम
आंख मूंद के सब कुछ करते जाएंगे, एक दिन अपना कब्र खुदे खोद लेंगे और उसी में दफन हो जाएंगे ऐसे। उसके लिए जरूरी है इसको पढ़ना। अब जो लोग ज्योग्राफी वाले हैं, बाकी लोग फिर क्यों नहीं पढ़ते? इकोनॉमिक्स वाले को कहा नहीं पढ़ाया जाता है, मैथ्स वाले को कहा नहीं पढ़ाया जाता है। अब ज्योग्राफी लिए आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप इसको जाने, सब पर फैलाए। बहुत जरूरी है हमारा क्लाइमेट को बचाना, बहुत जरूरी है पर्यावरण को बचाना। किसी भी चीज का अति कर दोगे ना, गड़बड़ा जाएगा। ठीक, और साथ में थोड़ा बहुत तो हम बता ही दी कि ज्योग्राफी जो है सभी विषयों को, सभी ज्ञान की जननी है। किसी का भी सब्जेक्ट है, कहना तुम्हारी मम्मी को पढ़ रहे हैं भाई, मतलब तुम्हारी मम्मी को नहीं, मार देगा, तुम्हारे सब्जेक्ट की मम्मी को पढ़ रहे हैं। हाँ। नहीं तो पिटा उठा के आना, सर जी गड़बड़ बोल दिए थे आप। हाँ, गर्दन पकड़ के टांग दिया था। बोलने में थोड़ा अति नहीं होना चाहिए। ठीक, अध्याय 2 में है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। अध्याय 1 में था मानव भूगोल के बारे में, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, इसके जीवित क्षेत्र है मानव के, और मानव से क्या प्रभाव पर्यावरण पे पड़ रहा है, उस चैप्टर में पढ़ते हैं, पहला चैप्टर में। दूसरा चैप्टर है विश्व जनसंख्या, वितरण, जनसंख्या, घनत्व और वृद्धि। इसके बाद विश्व के बारे में पढ़ते हैं कि विश्व की जनसंख्या, विश्व में कहाँ कहाँ कैसी जनसंख्या है। अब आप देखना ना, अभी आप यहाँ जन्म लिए हो इसलिए आप ऐसे दिख रहे हो। तुम अफ्रीका में जन्म ले लिए रहते, तुम दिखते ऐसे। चाइना में जन्म ले लिए रहते, छोटे छोटे मुंह होता है, ठीक ना। क्लाइमेट का बहुत प्रभाव पड़ता है, तो तुम कहाँ जन्म लिए, ठीक। और फिर उस जनसंख्या को देखेंगे कि वहां जन्म लेने पर वहां की क्या डेमोग्राफी है, वहां की क्या स्थिति थी। कश्मीर में कोई जन्म लेता है इतना गोरा हो जाता है, कोई केरल में जन्म लेते साउथ में एकदम से डल हो जाता है। जिसके शरीर में थोड़ा डल है ना, उसके शरीर में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है, मतलब वो लोग ज्यादा अच्छे हैं गोरे से। लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेज रह गए, और अंग्रेजों ने 200 साल में सिर्फ ये बताया, ये जो है ना चमड़ी बहुत फर्क पड़ता है, और ये चीज हमारे मन में बैठ गया। हम नहीं तो अफ्रीका में पाए जाने वाले लोग जो हैं, वहां की सुंदरता की कैटेगरी ही अलग है। जो लोग कान में बड़े बड़े अति पहनते हैं, कान में छेद करके इतना बड़ा, ठीक ना, उसको सुंदर कहा जाता है। तुम देख लो हैं ये सुंदर है, ये सुंदर है, तो हमारे यहाँ के लोग तो मिस यूनिवर्स टाइप है सारे के सारे, ठीक। फिर आता है तीसरा नंबर चैप्टर मानव विकास को लेकर, कि मानव का विकास कैसे हुआ और कैसे होगा। क्या करेंगे कि क्या हुआ पहले से, हाँ लोग इतना विकसित हुए, कहाँ के लोग कैसे विकसित हुए, और अब क्या करेंगे कि हमारा विकास हो जाए, ऐसा कुछ 3 नंबर चैप्टर में। चौथा नंबर चैप्टर में पढ़ते हैं प्राथमिक क्रिया के बारे में। यहाँ ना आपको लगने लगे कि इकोनॉमिक के टॉपिक ओवरलैप कर रहे हैं ज्योग्राफी के साथ। प्राथमिक क्रिया में आता है कि जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं, जो लोग पशुपालन से जुड़े हुए हैं, इन लोगों को प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। पहले वाली चीज, पहले कोई भी उत्पादन खेत से कुछ भी करेगा तभी तो वो जाएगा। मान लो से गेहूं का उत्पादन किसी ने कर दिया, तो वो आटा बना, या जौ का उत्पादन कर दिया, कुछ तो उत्पादन किया, आटा ही बनाया, या मैदा जिस चीज से बनता होगा उसका उत्पादन किया, तो मोमोज वाला के पास आया या गोलगप्पे वाले के पास आया, उसने गोलगप्पा बनाया या मोमोज बनाया या कुछ भी बनाया, तो उसके लिए प्रोडक्शन जरूरी था, वो किसान ही कर सकता है। दूध उत्पन्न हुआ, पशुपालन वाले लोग दूध लाया, इधर पनीर बना रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, उसके लिए फर्स्ट जो है वो तो दूध ही है। तो जो बेस में आता है, सबसे नीचे आता है, जहां से शुरुआत ही हुआ है, उसको प्राथमिक क्रिया बोलते हैं। कृषि और पशुपालन को प्राथमिक क्रिया में रखते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय क्रिया में आता है कि दूसरे नंबर पे, अब दूध का उत्पादन तो हो गया, अब ये फैक्ट्री में जाएगा और वहां से कुछ और बन जाएगा। वहां से जो चीज उसको मन हो, पनीर बनाने का मन हो या फिर कुछ और बनाने का मन हो, वो प्रोसेस कर देगा, तो वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्रिया में आता है कि चलो हम उत्पादन कर दिए, दूसरा में अब इसका कुछ तुम बना दो। अब इसका तुम बना दिए, तब बेचना भी पड़ेगा आपको। और बेचते हैं जब बेचते हैं जब, तो बेचते नहीं, देखो बेचते यदि हम कोई किसी वस्तु को है तो वो तो आपको द्वितीय क्रिया में ही आता है। लेकिन बेचते यदि किसी सेवा को है, सेवा का मतलब जैसे कि आप हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको इस बैच का एक फी देना पड़ रहा होगा, इस पूरे कोचिंग का फी नहीं देना पड़ रहा होगा कि इस रूम का कितना, मतलब इस घर का फी ऐसा आपसे मांगने लगे कि हाँ इस घर का हमको दे दो पूरा का पूरा, साथ में मेरे खर्च दे दो जितना हम आ रहे हैं, वो सब तो निकाल ही लेता है टीचर अपने खर्च। लेकिन ये घर का खर्च, लाइट का खर्च, जितना जितना इसका रेट है उतना नहीं मांगता है। ये बोर्ड ही 2000-3000 का होगा, ये बल्ब पंखा उंखा का रेट मांगने से, हाँ ये पंखा देख रहे हो इसका भी दो पैसा, सबसे मांगना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। अब इसके लिए क्या होता है कि इसको बोलते हैं सेवा, कि पूरा पैसा नहीं लिया आपसे, बस कुछ कुछ पैसा लिया। जैसे ऑटो रिक्शा के बारे में हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि आप बैठते हैं यहाँ से
कहीं भी जाना हो 10 रुपए में आपको पहुंचा देता है। वो ऑटो का खर्च नहीं मांगता आपसे, ये नहीं कहता कि हमारा ऑटो इतना का है तो आप उतना दे दीजिए, नहीं तो हम बस मोती झील है गुड़का देंगे, ठीक ठीक है दे दो हमारे पास पैसे। वैसा नहीं करता, ठीक, उसको बोलते हैं सेवा। कि बस बस से कहीं जा रहे हैं, ये सब सेवा है, ठीक। तो वो आता है 6ठा नंबर अध्याय, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। तृतीयक क्रियाकलाप यही है, सेवा का प्रदान करना, ठीक। उसके बाद पढ़ते हैं सातवां चैप्टर में परिवहन एवं संचार को लेकर। परिवहन, ट्रांसपोर्ट। अब सरकार ट्रांसपोर्ट चला रही है, आपको यहाँ से पटना जाना है, यहाँ तो ऑटो वाला 1 लाख रुपया मांग रहा था, बस पे बैठ जाते तब क्या होता, और हवाई जहाज पे बैठ जाते तो वो तो ऑटो वाला को, बस वाला को किडनी भी बेच कर दे सकते हैं, पैसा चुका सकते हैं, अंततः नहीं माना तो हवाई जहाज का पैसा कैसे चुकाएंगे आप, ठीक। तो ये परिवहन और संचार क्यों डेवलप किया जाता है हमारे यहाँ? संचार मतलब मोबाइल हमने डेवलप कर दिया, नेटवर्क बना दिए। नेटवर्क इसलिए बना दिया ताकि सब लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं आ रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि कबूतर जा 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 जा, कबूतर जा ही रहा है, कबूतर कोई बीच में मार के खा लिया तो बस संदेश भी नहीं गया। उसके लिए अब क्या हो गया, फोन हो गया, इतना व्हाट्सएप हो गया कि कबूतर क्या जाना है, लो 1 सेकेंड भी नहीं है, यहाँ से पहुंच गया दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, ठीक। उसको 7वां चैप्टर में पढ़ते हैं। 8वां चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। हम कल ही इकोनॉमी में थोड़ा सा बता रहे थे ना कि 1991 में क्या हुआ कि उससे पहले हम लोग क्या हुए थे कि अपना इकोनॉमी को बंद रखे थे। बंद रखने का मतलब कि हम दूसरे देश से व्यापार नहीं करेंगे, हमारे देश का लोग हमारे देश में व्यापार करेगा, हमारे देश का लोग ही कंपनी डालेगा और हमारे देश का लोग ही खरीदने जाएगा। बाद में चाइना वाइना वाला जो सामान सब आया वो बाद में आया 1991 के बाद। तब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार मतलब दूसरे देश के साथ व्यापार भी हम खोल दिए कि अब हम दूसरे देश के लोग यहाँ भी आकर व्यापार करें और यहाँ के लोग जाकर दूसरे देश में भी व्यापार करें। इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार, दूसरे देश के साथ व्यापार, केवल गांव में नहीं, केवल कस्बा में नहीं, अब हम विदेशों में व्यापार करेंगे, ठीक। एक वो डोली चाय वाला को जानते हैं? उसी का आज या कल ही देख रहे थे, वो कहाँ से पता नहीं शॉर्ट वर्ड में आ गया। कहता है कि हम अरब में कहाँ कहाँ वो अपना सेंटर डाला है ये चाय का, हाँ, वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का ही एक उदाहरण हो सकता है कि सेंटर डाल दिया यहाँ भारत में और कंट्रीज में चाय बेच रहे हैं। एक तो छपरी टाइप लगता है उसको बना दिया इतना बड़ा सेलिब्रिटी, बिल गेट्स आ गए, उनके साथ फोटो खिंचवा दिया, बस कुछ भी हो रहा है सोशल मीडिया के चक्कर। ये तो संचार और परिवहन जो कर रहे थे, संचार डेवलप करने के फायदे भी हुए, बहुत अच्छा है, 1 सेकेंड में हमने भेज दिया, पर इसके बड़ा नुकसान हुए हैं, बहुत ज्यादा। कुछ कोई मतलब जिसको नहीं फेमस होना चाहिए वो लोग फेमस हो रहे हैं, जिससे नहीं व्यक्ति को प्रभावित होना चाहिए उन लोगों से व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। जो लोग फेमस होते हैं सुनते तो उसी को है, अब सुनते उसी को है तो उसी का बात मन में बैठते चला जाता है। अभी देखना ना, अभी देखिएगा, अभी जो नया जनरेशन आ रहा है वो गाली वाली देना खूब सीख रहा है। पहले ना बड़ा संस्कारी बच्चे मतलब एकदम संस्कार के साथ बड़े अदब के साथ पेश आते थे, अभी इतना गाली वाली, सारे छोटे छोटे बच्चे एकदम गाली प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोग देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, वहां वही चीज आ रहा है और वही चीज आ रहा है, कोई देख के कूल बन रहा है कि अरे फेमस हो गए, फेमस हो गए, इसको लगता है कि हाँ यही तो कूल है, यही चीज करेंगे, ठीक। देखो हमारा दूसरा बुक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था की, इसमें भारत के बारे में पढ़ते हैं, वही सब चीज पढ़ते हैं जो उसमें पढ़ रहे थे विश्व को लेकर, इसमें भारत को लेकर पढ़ते हैं। पहला इकाई है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। यहाँ की जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे यहाँ की जनसंख्या कैसी है, कितनी है। जनसंख्या इतना विस्फोट हुआ है हमारे यहाँ जिसकी मतलब कल्पना नहीं करी जा सकती। जनसंख्या विस्फोट मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाना। लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में तो और जनसंख्या बिहार का डबल हो गया, इतना ऊपर चला गया कि जनसंख्या बढ़ने में बिहार सबसे आगे है, ठीक। जनसंख्या बढ़ने का फायदा तो नहीं है, नुकसान ही। और सोचो ना, तुम्हारे घर में मान लो से ये सबको अपना पिताजी की संपत्ति मिलता है, बेटों को, तुम्हारे पिताजी के पास 2 एकड़ का है, ठीक, संपत्ति। अब क्या होता है कि तुम्हारे घर में यदि तुम्हारे पिताजी के पास 2 एकड़ था तो आप 2 भाई थे, तो दोनों भाइयों को, या 2 भाई, हमारे यहाँ तो भाइयों को ही मिलना है, नियम तो बहनों को भी देने का है, लेकिन बहनों के बारे में हो जाता है कि नहीं बहन थोड़ी मांगती है, कोई मांग दे गलती से, सब समाज की सबसे खराब लड़की,
ठीक है, एकदम है, देना तो पड़ेगा, लेकिन समाज कहेगा कि ऐसी बेटी किसी को ना दे भगवान। ठीक है, और यही बात आएगा कि ऐसी बेटी किसी को ना दे। ठीक, और जब बात आएगा दहेज देने का, तो फिर पिताजी कहेंगे कि बताइए दुनिया कितना खराब है, दहेज मांगता है। हम कहते हैं ना, दहेज को रिप्लेस तब किया जा सकता है जब आप अपने बेटी को इसका अधिकार दे दो, अपना संपत्ति दे दो, उसमें से अपने लड़का को भी दे दो, अपने बच्ची को भी दे दो। अब इसके नाम पे आपका संपत्ति रहेगा आधा, अब इसके नाम पे संपत्ति रहेगा तो दहेज का झंझट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि है तो उसके नाम पे कुछ। अब उसके नाम पे कुछ है, ये भी है कि आप दहेज देते हैं तो लड़के वालों को देते हैं, लड़का को दे रहे हैं। अब लड़का कुछ भी कर दे, चाहे वो कार खरीद ले, चाहे वो किसी चीज में लगा दे, लड़का का पैसा हो गया वो दहेज, लेकिन ये पैसा तो लड़की का रहता, लड़की के नाम पे रहता। ऐसा हमेशा एक सिक्योरिटी बना रहता है कि लड़की के नाम पे तो है ही नहीं। भाई कुछ भी हो गया फैमिली में अंततः, ठीक है, तो लड़की के नाम पे कुछ तो है जो अपना हाँ, ठीक कह रही हैं आप। पहली बार हम देख रहे हैं जो लड़की होकर दहेज का सपोर्ट कर रही हैं। अद्भुत नारियां हमारे क्लास में। अरे बाप रे, ऐसा नहीं है। अब सरकारी नौकरी वाले लड़के को मिलता है 20 लाख 25 लाख रुपए। लेकिन पैसा मिलता तो लड़का लोग यूज थोड़ी करता है, उससे लड़का का कोई फायदा थोड़ी हो रहा है। किसका फायदा है? लड़की का। बहुत बड़ी। इस वजह से सच बात है कि हाँ 10 लाख का गहना बन जाएगा है, और बाकी 10 लाख का फर्नीचर तो तुम देते हो भाई, लड़की वाले देते हैं। ये तो मतलब बाकी 10 लाख का बताओ वो कहाँ गया? और बाकी गहना जो है ना, वो कहने के लिए आपका होता है। ठीक, वो गहना होता है, जिस दिन आपको घर छोड़वाने के बाद आएगा ना, वो कह देगा कि हाँ ये मेरा वाला है, उतार के जाओ। लेकिन ये तुम्हारे नाम पे यदि रहता लिखा हुआ तो कोई थोड़ी कहेगा कि हाँ उतार के जाओ। भाई सरकार का नियम है, तुम लड़ लो कोर्ट में जाकर, लेना ही है ये तो। ठीक है। ये एकदम दहेज का सपोर्ट कर दिए तुम। तुम्हारी लड़कियां असहमत हो जाएगी बगल वाली की, ऐसी छाड़ दो इसको। ठीक, अभी हम ये बता रहे थे कि यदि 2 एकड़ का जमीन है हमारे पास, 2 लड़के हैं तो 1-1 एकड़ तो मिल गया, इसको भी 1 एकड़ मिल गया, दूसरे को भी 1 एकड़ मिल गया, लेकिन इसने 6 बच्चे जन्म दे दिए क्योंकि ये लॉकडाउन में ब्याह कर लिया था। ठीक बात। और बताओ 1 एकड़ 6 बच्चों पे बटेगा। अब ये धीरे धीरे ये जमीन जो ना 5 धूर के आसपास में बच जाएगा एक व्यक्ति पे, मतलब बहुत कम होते चले जाएगा। अब ये मान लेते हैं साहब का दिमाग आएगा कि हाँ कोई तो है होगा जो कमाएगा और जमीन खरीद लेगा, लेकिन देश में तो उतना ही जमीन है, देश में तो जितना जमीन है उतना फिक्स ही है। एक टाइम के बाद तो खेती को हटाकर जंगल काटकर वहां बसा दिए जाएंगे, गांव बसा दिए जाएंगे, लोग बसा दिए जाएंगे। एक टाइम के बाद भौतिक भूगोल का सारा खत्म ही हो जाएगा, तो मानव भूगोल रहेगा कैसे? रह ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है क्या कि जनसंख्या पे कंट्रोल करना। और कौन सी जनसंख्या, ये भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन सी जनसंख्या हमारे पास है। यदि युवा जनसंख्या जिसके पास ज्यादा रहता है ना, युवा की शक्ति ज्यादा रहता है, वो देश बहुत प्रगति करता है। ठीक, यदि उसको सही मौका दिया जाए तो। हमारे पास तो सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि स्किल सिखा देते हैं, कुछ तो ऐसा करा देते हैं कि हाँ हमारा युवा जो है उसको यूज करके देश की इनकम बहुत बढ़ा जाए, आगे चल जाए। कह देता है लास्ट में कि पकौड़ा तल लो। मोदी जी कहा थे कि पकौड़ा तल के कमाई। अब बताओ, हम इसलिए पैदा हुए कि पकौड़ा तले खाओ लो, बाद में मोमोज के ठेला लोग लगा रहे हैं। मोमोज के ठेला में भी अच्छा कमाते हैं लोग। पकौड़ा ही तलना होता तो मोमोज का ठेला आदमी लगा लेता, गोलगप्पा का ठेला लगा लेता। ठीक, इसके बाद आता है सेकेंड नंबर चैप्टर, मानव बस्तियों के बारे में। मानव बस्तियां कहीं कहीं देखना ना कि कोई आदिवासी इलाका है तो आपको कहीं कहीं अच्छी मिलेगा, घर मिलेगा। कोई जंगल वाला इलाका है तो आपको कहीं कहीं घर मिलेगा। ठीक है, लेकिन गाँव में चले जाओ, इतना घर पे घर है, घर पे घर है, घर पे घर है। शहर में आ जाओ, इतना घर है। ठीक है ना, वो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। इसमें स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि मानव बस्ती होता कैसा है, कहाँ कैसा पाया जाता है। ठीक, उसके बाद आता है 3 नंबर इकाई, भू संसाधन तथा कृषि। 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 3 नंबर इकाई, भू संसाधन तथा कृषि।
भूमि हमारा संसाधन है। कोई भी चीज जो हम यूज करते हैं अपने लिए, जो हमारा फायदा पहुंचा चुके। आपको नींद आ रहा है क्या? आपको? अच्छा, जिस चीज से अपन को फायदा पहुंचता है, हम अपने बारे में यूज कर सकते हैं, हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं संसाधन। भूमि हमारे लिए संसाधन है, क्योंकि यहीं पे हम घर भी बना के रह रहे हैं, इसी से खेती कर रहे हैं इसी पे, और वहीं से हम खा भी रहे हैं। ठीक, तो उस भू संसाधन पे कृषि कैसे होता है, खेती करना भी सिखा देंगे ये आपको। लेकिन खेती करना है क्या? खेती नहीं करना है, सीख लेना है। हाँ, लोग खेती कैसे करता है, अब खेती के बारे में सीख लेंगे ना। यदि आपका किसी कभी ऐसा मन पड़ जाए कि नहीं हमको बिजनेस करना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो इन खेती वाले लोगों को प्रोडक्शन तो यही करेंगे, और उसको आप कैसे यूज करेंगे अपना अति चमकाने में, वो आप सीख जाएंगे। फिर आता है जल संसाधन। संसाधन तो जल भी है, क्योंकि जो चीज हमको फायदा पहुंचा रहा है सारे संसाधन है। अब जल संसाधन का बंटवारा समुद्र में है, तालाब में भी मिलता है, झील में मिलता है, सबको यूज नहीं कर सकते हम। पीने लायक सब है भी नहीं, और पीने लायक सब है भी नहीं तो कौन पीने लायक है, किसका क्या यूज कर सकते हैं, किस चीज से बिजली बना सकते हैं, ये सब इस चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर आता है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इस चैप्टर से ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में मिलता है, इसी चैप्टर से, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से। याद करना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा अति टफ हो जाता है, इसलिए कि याद करना पड़ता है कौन सा खनिज कौन सा शहर में, कौन सा धातु कौन से शहर में, कहाँ ये खदान है, कहाँ वो खदान है, इस वजह से थोड़ा सा टफ भी हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनते हैं। ठीक, लेकिन याद कर लेंगे धीरे धीरे, अच्छा याद हो जाएगा। वैसा वाला डर के नहीं रहना कि हाँ याद ही नहीं हो पाएगा, वैसा ना। उसके बाद है 6 नंबर चैप्टर, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास बोलते हैं कि ऐसा नहीं कर देना है कि सब कुछ खत्म करके आप सोच रहे हो कि अपना विकास कर ले। सतत पोषणीय विकास मतलब कि रहने देना है पेड़ को भी, तभी जाके अगला पीढ़ी भी आएगा ना, उसको भी मिल पाएगा ऑक्सीजन, और वो भी जिंदा रहेगा, नहीं तो अगला पीढ़ी मर जाएगा। ऑक्सीजन ही नहीं दोगे, अगला पीढ़ी आएगा मर जाएगा, एक टाइम के बाद दुनिया खत्म हो जाएगा। बहुत सारा प्रजाति जो है वो विलुप्त हो गया हमारे यहाँ, हम लोग भी विलुप्त हो जाएंगे यदि हमने बचा के नहीं रखा सब कुछ। तो डार्विन का एक सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब यहाँ वही रह सकता है जो सबसे ज्यादा फिट हो। ठीक, यदि आप फिट नहीं है इन्वायरमेंट के हिसाब से तो आप खत्म कर दिए जाएंगे, आप समाज से हटा दिए जाएंगे। क्लास में आप सब सर्वाइव मतलब बहुत बढ़िया नहीं है तो आप सबसे बैक में चले जाएंगे, क्योंकि टॉप वही करेगा जो सबसे ज्यादा फिट होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हर जगह लागू होता है, जिंदा रहने में ही नहीं, समाज का हर एक टाइम में आपको दिखेगा ना, जो सबसे फिट है वही सबसे आगे है। फिट मतलब शरीर से नहीं, सब कुछ में। हाँ, फिर आता है आपका 7 नंबर चैप्टर, परिवहन तथा संचार। इसमें भी परिवहन तथा संचार है, उसमें विश्व को लेकर कर रहे थे, इसमें भारत को लेकर करेंगे कि हमारे यहाँ परिवहन और संचार का क्या कुछ सुविधा है और क्या कुछ और कर सकते हैं। ठीक, 8 नंबर चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। और फिर भारत का किस किस के साथ व्यापार चलता है, कैसे हम व्यापार करेंगे, यदि हमको डॉली चाय वाला बनना है तो फिर हम कैसे अपना सेंटर डालेंगे दूसरी जगह पे, और कैसे अपना व्यापार चमका लेंगे। ये कुछ डॉली चाय वाला ही नहीं और बिजनेस ही नहीं, बल्कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इसमें से एक दिन भारत सरकार के किसी मतलब मंत्रालय के सचिव वचिव बन के दिख रहे हो, या किसी मंत्रालय के साथ जुड़ के काम कर रहे हो। उसके लिए भी तो जरूरी है कि यदि एक्सटर्नल अफेयर्स में आप काम करते हैं, मतलब जो दूसरे देश के साथ संबंध बनाता है ना, उसको एक्सटर्नल अफेयर्स बोलते हैं। ठीक, और उस मतलब उस वाले मंत्रालय में आप जुड़े हुए हो तो आपको करना पड़ेगा वैसा कि दूसरे देश से व्यापार कैसे चलाना है। देश का भी तो व्यापार चलता है, देश पैसा कहाँ से कमा रहा है, देश भी व्यापार कर रहा है। फिर आप इसमें सीखते हैं कि अच्छा यदि हम ऐसा कुछ घुस जाएंगे सरकार में तो हमारा नाम होगा, हम देश दूसरे देश के साथ बढ़िया से चमका देंगे व्यापार, इतना कुछ हम सीख लेंगे। ये लाइट आ रहा है जा रहा है, लाइट आ रहा है जा, इसका क्या हो गया है? एक तो लाइट नहीं है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, दिखाई देंगे हम कलुआ दिखेंगे भी नहीं, शॉर्ट वोट दिखाई देगा, यही नहीं दिखाई देगा उसके बाद है 9 नंबर चैप्टर, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्या। इसमें कुछ कुछ समस्या जो हमारे सामने आई हैं उसका समाधान हम कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं 9 नंबर चैप्टर में। ठीक, उसके बाद है शब्दावली उपदावली को लेकर कि उसके क्या क्या शब्दावली हैं इसमें, और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ना ये हमारा खत्म हो जाएगा।
तो दोनों, और दोनों जब बुक हम पढ़ खत्म कर लेंगे, ठीक, फिर हमारा तैयारी हो जाएगा उस लेवल का कि हम बोर्ड में ला रहे होंगे पूरे में पूरे नंबर। हाँ, लेकिन उसके लिए फिर मेहनत करना भी जरूरी होगा। कितने टाइम हो गया बताओ? 9:47 हो रहा है, 10 मिनट और कर लेते हैं। 10 मिनट और करें हैं? ऊब नहीं ना गए? ऐसा तो नहीं कि हाँ छोड़ दो अब हमें हमें घर जाना है। काहे पका रहे हो? आप किसी बात को लेकर चिंतित है क्या? आप किसी बात को लेकर चिंतित है, कुछ सोच रही है? कोई टेंशन है? पढ़ाई का? पढ़ाई का टेंशन क्या, हम पे छोड़ दीजिए पढ़ाई का टेंशन। कोई और टेंशन हो तो बताइएगा। यहाँ ना इस वाले नोट्स पे लिखा हुआ है भाई आकाश गुप्ता, टीचर, कैरियर काउंसलर, मेंटोर, और साथ में लिखा है जिंदगी विशेषज्ञ। यदि लाइफ में किसी प्रकार की समस्या हो, ठीक है, तो आप हमें बताइएगा, उस प्रकार की समस्या का भी निदान कर देंगे। चलो ज्योग्राफी थोड़ा थोड़ा कर देख लेते हैं। क्या कुछ बोल रहे हो? रूटीन? कहती रूटीन? एक तो रूटीन होता है, रूटीन, ठीक है, हम बिहार रोड वाले हैं, रूटीन कहेंगे। रूटीन मत कह देना कि हाँ रूटीन लिखवा दीजिए। क्या आप क्या चाहती हैं, कैसे पढ़ना? यहाँ सैटरडे संडे छुट्टी रहता है क्या? सिर्फ संडे की छुट्टी रहता है। हम कैसे क्लास चलाएं, मतलब सैटरडे संडे छुट्टी रखें या फिर केवल संडे छुट्टी रखें? देखो इंटर में ना हम लोग यहाँ थे तो सैटरडे संडे छुट्टी होता था, फिर फ्राइडे घर निकल जाते थे और 2 दिन घर रह के आते थे। ठीक बात। लेकिन आप लोग घर तो यही होगा क्योंकि आर्ट्स वाले हैं तो जनरली आसपास के ही होंगे, तो आपको फिर घर जाने का तो कोई है नहीं, रोज ही घर जा रहे हैं, ठीक। लेकिन ये भी है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 दिन यदि आप छुट्टी रखना है तो चैप्टर शुरुआत से ही तैयार करते चल सकते हैं। 2 दिन गैप रखें, उसमें वो चैप्टर हम अभी ही कंप्लीट कर लिए, बाद का हम नहीं सोचे कि हाँ सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बोर्ड के लिए। उससे ये एक फायदा हो सकता है कि अभी से आप करना शुरू कर दे, 2 दिन की छुट्टी रखिए, उस चैप्टर का खत्म किया, उस चैप्टर का या उस चैप्टर में जितना पढ़ा है उतना के टेस्ट हो गया हमारा, तो थोड़ा थोड़ा करके आपका हो जाएगा, मतलब आसानी से निपट जाएगा। और नहीं तो लास्ट में मैराथन वाला क्लास चलेगा, क्रैश कोर्स की, हाँ फिर से याद किया जाए, फटाफट याद किया जाए, जैसे सोचोगे वैसे कर देंगे। यदि 2 दिन छुट्टी रखना है तो 3 और 2 ऐसे चला लेंगे, मतलब 3 दिन ज्योग्राफी चला लेंगे, 2 दिन हिंदी चला लेंगे। यदि 6 दिन क्लास रखना है तो 4 और 2 चला लेंगे, 4 दिन ज्योग्राफी और 2 दिन हिंदी। हाँ और सब्जेक्ट तो सुनी सजी कराएंगे। अभी तो कुछ दिन हमारे साथ ऐसे ही चली। हाँ ज्योग्राफी और हिंदी। अभी आप ऐसे चाह रही हैं क्या कि हाँ एक दिन हिस्ट्री कर लेते हैं, एक दिन ज्योग्राफी कर लेते हैं, एक दिन पॉलिटी कर लेते हैं, ये ना हौच पौच हो जाएगा, चैप्टर ही नहीं खत्म होगा। अब एक चैप्टर में हम 10 लाइन पढ़ लिए, ठीक, और तब तक आपके रूटीन के हिसाब से दूसरा सब्जेक्ट आ गया, हिस्ट्री आ गया, तब तो उसमें चले गए, उसमें से फिर तीसरे में चले आएंगे। उससे अच्छा है कि एक सेक्शन खत्म कर लो फिर दूसरे पे आ जाओ, ठीक। तो ऐसे रखेंगे, मतलब लास्ट के 2 दिन ना फिक्स रखो कि हाँ हमारे ये रहेंगे, कौन से? हिंदी। और बाकी ये तय कर लो आप कि ये करना है या ये करना है, आपके ऊपर डिसाइड करके बता देना। संडे यहाँ पढ़ाते हैं हम, संडे यहाँ 5 घंटा क्लास लगाते हैं कंपटीशन वालों का। हाँ ऐसा नहीं है कि हम मतलब आपसे ये कह रहे हैं कि अपने लिए कि 2 दिन हम छुट्टी रख लेते हैं या 1 दिन छुट्टी रख लेते हैं। हम जिस दिन संडे को छुट्टी रखते हैं ना, संडे को कंपटीशन वालों को छुट्टी नहीं रहता, यहाँ पे सेट चलता है 12 बजे से, 12 या 1 बजे से, वो वाला ना संडे को बंद रहता है। इस वजह से संडे को हम 5 घंटे का क्लास लगा देते हैं, सबका 5 घंटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक वैसे वाली बात। तो आपको तो उतना प्रेशर लेना ही नहीं है, 12th के बच्चे को हम 5 घंटे क्लास लगा दे, संडे को भी लगा दे, तो आप लंबा जाना भी एक साथ है। अब ये थक जाइएगा ना शुरुआत में ही, लंबा दौड़ के लिए जरूरी है कि धीरे धीरे दौड़िए। यदि आप शुरुआत में मार दिए बहुत तेजी से
अब थक जाएंगे, फिर पूरा नहीं जा पाइएगा। कछुआ खरगोश हार इसलिए गया कि शुरुआत में बहुत तेज मार दिया और उसके बाद थक गया होगा, थोड़ा सोचा होगा कि रुक जाते हैं, और कछुआ धीरे 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 करके निकल गया। ठीक, क्या चाहते हैं आप, संडे को भी पढ़ना? एकदम से वक्त बदल देता है। नहीं होता, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, ये सोच रहे हो, कह रहे संडे को भी पढ़ा दीजिए। बहुत बढ़िया। हालांकि जुनून है नहीं। देखो ज्योग्राफी ना एक ग्रीक वर्ड से बना है, बहुत सारा देखेंगे टर्म, जो सब्जेक्ट है ना वो ग्रीक वर्ड से ही बना है। ठीक, इस वजह से आपको कोई चैप्टर कोई भी पढ़ा रहा होता है तो बोलता है कि ये सब्जेक्ट ग्रीक वर्ड से बना है, और ग्रीक वर्ड इससे और इससे मिलकर बना है, ऐसा कुछ। ये भी सब जो है वो ग्रीक वर्ड से ही बना है। ज्योग्राफिया करके एक गाना भी आया था क्या, ज्योग्राफिया? नहीं सुने हैं? वो किसी गाने में लिरिक्स है ज्योग्राफिया करके। ठीक, ये ज्योग्राफी जो है ज्योग्राफिया से बना हुआ है, और ज्योग्राफिया एक ग्रीक वर्ड है। इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, जियो प्लस ग्राफोस, यही दो वर्ड है ग्रीक का जिससे मिलकर ज्योग्राफिया बना, और ज्योग्राफिया से ज्योग्राफी बना। जियो मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफोस मतलब होता है वर्णन करना। मतलब यदि आपसे कोई पूछ दे कि ज्योग्राफी क्या है, तो ये पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी है। शब्द के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी है। आपसे पूछे कोई कि ज्योग्राफी किस वर्ड से निकला, ग्रीक के ज्योग्राफिया से। कौन से वर्ड? ज्योग्राफिया, ज्योग्राफिया। और ज्योग्राफिया किस वर्ड से बना? जियो प्लस ग्राफोस करके, जियो प्लस ग्राफोस करके। जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफोस मतलब वर्णन करना, ग्राफोस मतलब वर्णन करना, मतलब कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। यदि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है तो एक और चीज देखो कि पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल तो कह दिया, लेकिन पृथ्वी पर जो चीज है वो लगातार बदल रही है। अभी ग्लेशियर हमने बताया कि ग्लेशियर पिघल रहा है, समुद्र स्थल डूब रहे हैं, नए नए गांव बस रहा है, नए नए क्षेत्र शहर बस रहे हैं। हम जहां मोतिहारी में रहते हैं ना, जब मेरा जमीन मतलब घर बना था, वहां इकलौता घर था मेरा, डरते थे अकेले रहने में। ठीक, अब इतना पूरा मोहल्ला बस गया, इतना भीड़ हो गया। ये सारा ज्योग्राफी में चेंज होते जा रहा है। अब चेंज होते जा रहा है तो उसका भी तो अध्ययन हम ही करेंगे। तो ये जो हम पृथ्वी के स्थल रूप, कोई कोई स्थल रूप मतलब नहीं पता? स्थल मतलब स्थल और स्थल के रूप। हाँ, कभी कहीं नदी बना दिए जा रहे हैं, कहीं मतलब मतलब जंगल को काट कर गांव बसा दिए जा रहे हैं, वो चेंज होते जा रहे हैं। उसका भी अध्ययन, स्थल रूपों का अध्ययन भी ज्योग्राफी के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक, देखो साथ में भौतिक स्थितियों में परिवर्तन का भी अध्ययन ज्योग्राफी के अंतर्गत। भौतिक हमने बताया कि जल, समुद्र, पानी, ये सारा जो है भौतिक है, जो भी ईश्वर दिया हमें वो सारे भौतिक है। उसमें क्या चेंज आ रहा है ये भी हम ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। साथ में यदि आप मानव को पढ़ने जाएंगे, मानव भूगोल को पढ़ने जाएंगे, तो इसी भौतिक भूगोल के साथ, भौतिक के साथ जब मानव के संबंध बनेंगे, जो भौतिक के साथ मानव का संबंध बनता है, ये भी तो ज्योग्राफी में अध्ययन करते हैं। तो इसके परिभाषा बनाने की जरूरत है क्या? सिर्फ ये याद कर देना, पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है, भूगोल है। उसके बाद अपने दिमाग से याद करना कि इस पृथ्वी में तो चेंज हो रहा है, तो पृथ्वी की जो स्थलाकृति है उसमें परिवर्तन का अध्ययन करना भी भूगोल है। साथ में मानव जो है, अब चेंज कर लिया अपने हिसाब से सब कुछ, तो मानव के साथ भौतिक का अध्ययन करना भी भूगोल है। ये सारा तीनों चीज मिलकर एक परिभाषा बन जाएगा कि भूगोल सब मिलाते हैं भौतिक सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है
जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जिसमें हम पृथ्वी के स्थल रूपों में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम भौतिक स्थितियों में परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम भौतिक के साथ मानव संबंधों का अध्ययन करते हैं। ये परिभाषा हम अपने से बना सकते हैं। ठीक, ये सिर्फ समझ के आधारित पर, ये रट मत लेना है कि हाँ इतना सारा लिखा दिया, बस सिर्फ दिमाग लगाना कि ये हमारा एक चीज है कि पृथ्वी का वर्णन करेंगे, और पृथ्वी चेंज हो रहा है तो चेंज का भी अध्ययन करेंगे। पृथ्वी यदि चेंज हो रहा है तो उसका भी अध्ययन करेंगे। साथ में पृथ्वी ही नहीं चेंज हो रहा है बल्कि वायुमंडल भी चेंज हो रहा है, जल भी चेंज हो रहा है, क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ठीक है, ये सब चेंज हो रहा है, तो जितना भौतिक स्थितियों में परिवर्तन है उसका भी अध्ययन करेंगे भूगोल के अंदर ही। और मानव अपने हिसाब से सब कुछ बना लिया है, तो मानव के संबंध जो भौतिक से बंध है, भौतिक पर्यावरण से बंध है, उसका भी अध्ययन हम भूगोल के अंदर ही करते हैं। ठीक बात है, इसको मिटा देते हैं, जब लिखाना हो तब लिखा देंगे। ये लिख लो ना थोड़ा सा, सिर्फ ये वाला। सिर्फ ना इतना, इससे ज्यादा, इसके आगे नहीं, सिर्फ इतना ही, ये यहां तक। जिसको इसमें नोट वोट करने में दिक्कत हो जाएगा, ये ना ये वीडियो ना आपको आ जाएगा, मतलब एक चैनल हमारा द स्टडी स्पीड करके, लेकिन इस पे हम सब कुछ डालते हैं, मतलब और कंपटीशन को लेकर। ये आर्ट्स के लिए ना सिर्फ एक आपको मिलेगा, द स्पिरिट ऑफ आर्ट्स करके, ये एकदम नया चैनल है आपके लिए, 12th वालों के लिए। द स्पिरिट ऑफ आर्ट्स करके, द स्टडी स्पिरिट वो पहले से चल रहा है कंपटीशन वालों के लिए। ठीक, ये वीडियो आपको द स्पिरिट ऑफ आर्ट्स पे मिल जाएगा आपको। ठीक, यदि कुछ छूट जाता है लिखने में या फिर थोड़ा कंसेप्ट रह गया तो जाकर देख सकते हैं, उतना का सिर्फ। इसको मिटा दे, इतना धीरे धीरे लिखती हैं आप लोग। लिख लिए, लिख लिए, देखो लिख लिए तो दो तीन चीजें बताते हैं। ये ना शब्द जो है, सबसे पहले कोई आपसे पूछ दे कि ये ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहला यूज किया कौन, कोई तो होगा जो प्रयोग किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग आदि मानव से बन के यहाँ तक आए हुए हैं जहाँ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब आदि मानव तो सब्जेक्ट नहीं पढ़ता होगा, उसको तो मतलब भाषा नहीं आता था, भाषा सीखा होगा, उसके बाद यहाँ तक पहुंचे कि हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक, उसको तो आता नहीं होगा। अब कोई तो होगा जो लाया होगा कि नहीं भूगोल पढ़ेंगे, ज्योग्राफी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट रखा जाए, उसके बाद पढ़ा जाए। ठीक, एक बिजनेस बना दिया जाए। ये बिजनेस का नहीं सोचा होगा, बल्कि ये सोचा होगा कि ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करना यदि सिखा देंगे सबको तो एकदम सब टैलेंटेड हो जाएगा कि कहीं जाना है। अब तुमको सोच लो यहाँ से जाना है कश्मीर घूमने के लिए, ज्योग्राफी के बारे में तुमको पता ही नहीं है तो तुम ऐसे चल जाओगे टी शर्ट और पहन के, शर्ट वर्ट पहन के, ठंडा मार देगा उधर, वहीं रह गए, पता चला घूमने आया था, रह गया, ठंडा मार दिया। लेकिन ज्योग्राफी जब हमको पता होगा कि अच्छा वो ठंडा प्रदेश है, वहां जाना पड़ेगा तो अपने को सब कुछ लेकर जाना पड़ेगा, ठंडा के लिए सब कुछ सामान। ठीक, तो हम लेकर जाते हैं। ठीक, तो ये इरिस्टोस्थनीज करके, इरिस्टोस्थनीज नाम है, इरिस्टोस्थनीज। अभी हम ये सारे चीज आपसे पूछने वाले, ये ध्यान देकर सुनना। ठीक है, इरिस्टोस्थनीज सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग करते हैं। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरिस्टोस्थनीज करते हैं। इरिस्टोस्थनीज को ही ज्योग्राफी का पिता, कोई तो बाप होता है,
ठीक है, किसी का मतलब जन्म देने वाले को ही पिता कहते हैं। और इसके पिता, ज्योग्राफी के पिता इरिस्टोस्थनीज के ही कहा जाता है। इरिस्टोस्थनीज, ज्योग्राफी शब्द इरिस्टोस्थनीज ने सबसे पहले प्रयोग किया और इरिस्टोस्थनीज को ही ज्योग्राफी के पिता कहते हैं। ठीक, लेकिन एक और व्यक्ति है हम्बोल्ट करके, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक, ये आधुनिक ज्योग्राफी के पिता कहा जाता है, आधुनिक भूगोल के पिता हम्बोल्ट को कहा जाता है। ठीक, हाँ, आधुनिक भूगोल के पिता हम्बोल्ट, और सीधे पूछने से भूगोल के पिता कौन? इरिस्टोस्थनीज। ठीक, यदि आपसे पूछे कि भारतीय भूगोल के जनक कौन है, तो भारतीय भूगोल के जनक है जेम्स रेनेल। भारतीय भूगोल के जनक जेम्स रेनेल, भूगोल के जनक इरिस्टोस्थनीज, और आधुनिक भूगोल के जनक हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ये तीन नाम। एक बार पढ़ना होता है, रीडिंग देना होता है। ठीक है, बस रीडिंग दे लिए, हो गया। अब आपका दिमाग कैसा है वो थोड़ा देर में चेक हो जाएगा। क्या क्या हम किए कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफिया से बना, ज्योग्राफिया 2 वर्ड से बना, जियो प्लस ग्राफोस करके। जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफोस मतलब वर्णन। तो फिर भूगोल क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन कर। उसके बाद हम आए कि भूगोल का ये शब्द जो है, ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? सबसे पहले किसने प्रयोग किया? इरिस्टोस्थनीज। ज्योग्राफी के पिता किसे कहा जाता है? इरिस्टोस्थनीज को। आधुनिक भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। भारतीय भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? जेम्स रेनल को कहा जाता है। ठीक, हम 2 टीम में बांटते हैं। वो तो 4 और 2 बन गए, कैसे करें? 3-3 का टीम बना दे। कौन एक जाएंगे उन लोगों की टीम में? कौन? आप लोग, आप उनकी टीम में रहेंगे? अच्छा ठीक है, आपको उनकी टीम में रख देते हैं। 3-3 का टीम बना देते हैं। ऐसा मत करना कि लड़कियों के लड़कों की टीम में बिठा दिए, हमारी छोड़िया छोड़े से कम है कि वो वाला फील लाना। ठीक है, चलो हम ए से शुरू करते हैं। ए हमारे इधर वाली टीम है, बी हमारे पीछे वाला टीम है। ठीक, आपसे शुरू करते हैं। बताओ, आधुनिक भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? हाँ, एक तो बंद करो पहले कॉपी। बाप रे बाप, कॉपी रखा हुआ है जी। कॉपी बंद करिए। हाँ, आप लोग भी कॉपी बंद करिए। कॉपी बंद। हाँ, अब इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं है भाई, देख रहे हैं वहां से कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन चेंज, देख के जवाब दिए। भारतीय भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय भूगोल, अच्छा, जिसको आएगा ना, थोड़ा सा आप ऐसे हाथ करना, हमको पता है किसी से हम कर लेंगे ना। यदि आपके गड़बड़ हो जाते हैं, यदि आपने गलत जवाब दे दिए, ठीक, तो आपको -1 नंबर मिलेंगे। यदि आपने जवाब ही नहीं दिए तो आपको 0 नंबर मिलते हैं। ठीक, यदि आधा आधा गलत कर देते हैं तो आपको आधा नंबर मिलेंगे। उस हिसाब से आप लोग के लिए सवाल है, बंद कीजिए। बाप रे बाप, यहीं पे चीटिंग मारने का प्रयास कर रही है। चीटिंग नहीं मार रहा, बस देखो। वही बहुत बढ़िया, ठीक बात कह रही है। लड़कियों से कौन जीता है? ठीक, अब जो कहती है मान लेंगे। आप बताएं, आप लोग के लिए ग्राफोस मतलब क्या? ग्राफोस मतलब क्या? ज्योग्राफिया 2 वर्ड में बेटा, जियो प्लस ग्राफोस। ग्राफोस मतलब क्या? आप लोग का नहीं है, वर्णन करना। ठीक बात, प्लस नहीं, पहले पता नहीं प्लस आएगा नहीं आएगा। आप लोग क्या लिए हैं कि बताओ, ज्योग्राफी सबसे पहले किसने शब्द का प्रयोग किया? पक्का 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 नहीं, पक्का इरिस्टोस्थनीज। कोई और है? इरिस्टोस्थनीज है, लॉक कर दे। आप लोग से सवाल है, क्या आप बताएं जो इन लोगों का पहला सवाल था। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट कौन है? उनको क्या मतलब, उनको क्या कहा जाता है?
पक्का? भारतीय भूगोल का नहीं? चलो बताओ, भारतीय भूगोल के पिता? जेम्स रेनल। यदि हम आपको कहें कि ज्योग्राफी क्या है, भूगोल क्या है, तो क्या कहेंगे आप लोग? उससे पूछे हैं? हाँ, आप लोग से। आप लोग से भूगोल क्या है? हाँ, जो मन है वो बताइए। हाँ। हम भूगोल की परिभाषा पूछ रहे हैं। नहीं? हाँ तो नहीं बताइए। गोल है मुझे भूगोल कहते हैं। स्थलों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके संबंधों के बारे में। अब थोड़ा दिमाग पे जोड़ देंगे तो आएगा ना ये। क्यों आप घबरा गए कि हाँ ये, चाहे क्यों घबरा गए आपकी हमको एकदम बंधा बंधा परिभाषा देना है? अभी हम बताएंगे ना, मतलब बताया ना, उसमें से आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ देंगे तब याद आएगा ना कि क्या क्या ये आदमी बोल दिया। सबसे पहला जहां से हम परिभाषा ही उत्पन्न किए हैं, इसी शब्द से, जो प्लस ग्राफोस से, वहां उसके नीचे हम कुछ लिखे थे, ठीक है? वो ही पहला परिभाषा है हमारा जो भूगोल का। बताओ क्या लिखे थे उसके नीचे? हाँ, यही बात। ये एक शब्द ना आपको सारा परिभाषा बना के दे देगा। पृथ्वी का वर्णन करना, जैसे ही याद आएगा पृथ्वी का वर्णन करना, तो दिमाग पे आएगा कि अच्छा पृथ्वी का वर्णन करना ही है, तो पृथ्वी भी तो चेंज हो रहा है। अब चेंज हो रहा है तो उसके चेंज का भी वर्णन करना, जो परिवर्तन हो रहा है उसका भी वर्णन करना। फिर पर्यावरण है हमारा, ठीक, तो खाली पर्यावरण तक रह जाएगा थोड़ा ही, मानव भूगोल कहला ही दिया हुआ है। कम से कम किताब के नाम तो याद आ जाएगा, उसके अंदर का कुछ नहीं याद है तो किताब का नाम तो याद आएगा, तो किताब का नाम याद आएगा तो मानव भूगोल है। मानव भूगोल भौतिक के साथ, पर्यावरण के साथ मानव के संबंध। लेकिन ये शब्द ना पृथ्वी का वर्णन करना फिक्स रखिएगा। क्या नंबर दे दे आपको? आधा आधा? पूरा दे दे? चलो पूरा देते हैं। आधा लेने वाला काम ही क्यों पर कह रही है कि आधा, आप कहती है तो दे देते हैं पूरा। देखो आपको फायदा होगा लड़की होने का उधर। फिर आपका सवाल बनता है ज्योग्राफी किस शब्द से बना? कौन सा ग्रीक शब्द? काहे कंफ्यूज है बताइए? ये लोग कंफ्यूज है, अभी सलाह तो ले लो, कहीं गलती बोल दी हो तो। सही बोलिए। ऑफ कोर्स ज्योग्राफिया से बना है, हमने बताया कि कोई गाना करके है ज्योग्राफिया करके, वो ज्योग्राफिया से ही बना है। ये ग्रीक शब्द है ज्योग्राफिया, तो वहां से बन के आया। तो हम ज्यादा किए भी नहीं, तो इतना बड़ा भी नहीं हो सकता है कि हाँ इतना सवाल बन रहा है। तो इसके बाद और क्या बताया आपको? और कुछ नहीं बताया है? एक और रहेगा शायद, पूछ ही लिए हैं, लेकिन आप लोग कहे क्या? अच्छा, एक और सवाल तो बनना ही चाहिए। भूगोल की मम्मी कौन है? कहना आउट ऑफ द सिलेबस। हाँ, ये चीज तो हम लिखा ही नहीं, एक लाइन और जोड़ लो। नहीं। वाह, चमत्कार कर दीजिए। भूगोल हाँ बताइए तो। बात ही पहले वो क्या है, उनकी मम्मी कौन है? पिता ही बता दो। ये पिता मेरे दोस्त है। बाप रे बाप, अभी जिंदा होके मरेगा क्योंकि ये हमारी पत्नी दिखाई देती है तुमको। ये देखो एक लाइन और लिख लो आप अपने में, ठीक है? भूगोल
सभी ज्ञान की जननी है, मतलब सभी ज्ञान की मम्मी है, माता है, जहां आप कहीं भी दोष दिखाना। इसी के साथ हम रहने देते हैं आज।